देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्या है वो महत्वपूर्ण सवाल जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपके समक्ष आता है? आपको बिल्कुल यह पता है कि मुख्य परीक्षा 20 अगस्त से होनी है और 3 अप्रैल को जो प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हुई है, इसके दरमियान आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4.5 महीने का डिफरेंस है। इस बात को समझने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो कई प्रासंगिक और बुनियादी बिंदुओं की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को जब हम एक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे एजुकेट होते हैं तो हमें लगता है कि हम तैयारी के एक अच्छे खासे पड़ाव की ओर हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब अंकों का कंपटीशन हो, जहां पर अंकों की ऐसी स्पर्धा हो कि आधे अंक, 1 अंक, 1.5 अंक में कहानी बदल जाती हो, वहां पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव, इफेक्टेड, कॉम्पैक्ट एक स्किल होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक ब्रीफ फॉर्म में यूकेपीसीएस को लेकर जो अगली रणनीति है, मैं थोड़ा उस पर एक नज़र डाल देता हूं। आपको यहाँ पर अगर मैं यूकेपीसीएस की बात करूं, प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जाहिर सी बात है अब अगली कहानी लिखी जानी है मुख्य परीक्षा की, और इस मुख्य परीक्षा की पूरी कहानी में आप देखेंगे तो आपको कई पेपरों से गुजरने हैं। ठीक, इन पेपरों में से जैसे हिंदी और एस्से की बात करें, एक पेपर यहां से गुजरेंगे, और इसी तरीके से ये तो एक पेपर हो गया जो 300 मार्क्स का है, बाकी जितने पेपर हैं सब 200 मार्क्स के होंगे और टोटल एग्रीगेट है 1500 मार्क्स का, यानी 1200 नंबर का जो जीएस है आपके समक्ष, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे आप? देखिए, एक जो हम कंडीशनल अप्रोच मानते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है एजुकेशन। मुख्य परीक्षा के सिलेबस का एजुकेशन आपके पास हो, क्या होना चाहिए? एजुकेशन, यानी कि इससे शिक्षित हो जाएं, जिसको हम लिटरेट बोलते हैं ना, इलिटरेट ना रहे, कोना कोना को छू लें। ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब ये पढ़ाई क्या 4.5 महीना में हो सकती है? इस फासले को समझने की आवश्यकता है। हम तो देखिए 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम कई तजुर्बों से गुजरे हैं, 3 महीने 3.5 महीने के भीतर भी कई कोर्स को खत्म किए हैं। हमारी तरफ से बात करना एक अलग बात है, क्योंकि हम उसमें अपने तजुर्बों से क्या कैसे करना है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक प्रतियोगी जो पहली बार इस सिलेबस से गुजर रहा है, क्या उसके साथ एक जस्टिफिकेशन मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अंक प्रदायी दृष्टिकोण से और सफलता के उस चरम तक पहुंचने को लेकर क्या पूरी बात कर सकता है? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि उसको मेहनत कई गुना करने की आवश्यकता है। यानी कि ये 4 महीने 4.5 महीने की यात्रा को इस भांति अपने समय में बदलना है कि लगे कि वो 8-9 महीने की यात्रा कर रहा है, क्योंकि सिलेबस को मात्र समझना ही पाठ्यक्रम की परिपूर्ति नहीं हो जाती या कंपटीशन की परिपूर्ति नहीं हो जाती। कंपटीशन एक अलग विधा है। अभी मैं सिर्फ एक एंगल पे बात किया। सपोज हिस्ट्री की बात करूं, उसके साथ बहुत सारे और सप्लीमेंट सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, साइंस टेक की बात करूं, एथिक्स की बात करूं, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स है उसकी बात करूं, जितने भी एक एस्पेक्ट्स हैं, और सभी एस्पेक्ट्स में उत्तराखंड का भी है। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी में भी यही है, पॉलिटी में भी यही है, साइंस टेक को भी आप इसी नजरिए से देखिए। तो जो पूरा एक प्रोस्पेक्ट्स है, इसका सिलेबस का जो पूरा प्रोजेक्टेड एस्पेक्ट है वो काफी लार्ज है। आप सिलेबस को उठा के देखिए, एक काफी अच्छा खासा एक उसमें कह सकते हैं विस्तार है। और उसके साथ साथ हिंदी और निबंध को देखिए, एक चिट्ठी लोगों को लिखना हो, देखिए मैं यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट जब आप पढ़ते हैं तो आप यूट्यूब हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, किताब हो, क्लास हो, आप सिर्फ पढ़ते हैं।
लिखते कम हैं। यह परीक्षा लिखने की है। और मैंने जैसे बोला नंबर, 1.5 नंबर, 1 नंबर में जब पूरी कहानी बदल जाती हो तो सोचिए कि अंकों का क्या मोल है यहाँ पर। और अंकों का मोल है आपके निब पर आए हुए शब्दों से, और वो शब्द जो प्रश्न के प्रत्युत्तर के तौर पे आए उसका संबोधन बने और एग्जामिनर आकर्षित होकर के आपको अंक दे, ताकि आपकी सफलता की जो सूची बने उसमें नाम दर्ज हो। अब देखिए, आप सिलेबस से एजुकेट हो गए। सिलेबस से एजुकेशन मतलब सिलेबस से शिक्षित हैं। हिस्ट्री पता है, उत्तराखंड की हिस्ट्री पता है, इंडियन पॉलिटी पता है, उत्तराखंड की भी पॉलिटी पता है, कब चुनाव हुआ, क्या बजट में हुआ, वगैरह वगैरह जितनी चीज़ है, कला, संस्कृति, विज्ञान, विकास, यहाँ की बुनियादी व्यवस्था, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, यहाँ का इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सभी चीज़ों से आप लबालब हो गए। ये हो गए आप एजुकेट इस सिलेबस से। एजुकेट होने के बाद, मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, आप जब एजुकेट हो जाते हैं, इसको छोड़िए इस कहानी को, यहाँ से आइए जो मुख्य बात है, आप हो गए एजुकेट। किससे? पहला काम क्या हुआ, आप एजुकेट हुए सिलेबस से। सिलेबस को पढ़ना एक बात है, दूसरी बात आती प्रेजेंटेशन। क्या करेंगे पढ़ करके? प्रेजेंटेशन। अगर इसकी प्रस्तुति की बात की जाए, यहां प्रस्तुति है और यहां पर शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, आप एक प्रकार से लिटरेट हो रहे हैं। पाठ्यक्रम से लिटरेट होना, शिक्षित, जैसे लीगल लिटरेसी कह सकते हैं, है ना, कि हम जैसे कानून को जानते हैं तो कानून के मामले में शिक्षित, ऐसे आप पाठ्यक्रम उत्तराखंड के शिक्षित हो गए, प्रशिक्षित हो गए, दीक्षित हो गए। लेकिन प्रस्तुति कैसे? प्रस्तुति, जब आप सिलेबस जान गए तो अब जाहिर आप प्रस्तुत करने के लिए शब्द चाहिए, वाक्य विन्यास चाहिए, सरल शब्द चाहिए, मोड़ और जोड़ और उसके कंजक्शन के फॉर्म चाहिए, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, कॉम्पैक्ट भी चाहिए, इफेक्ट भी चाहिए, पैरा भी चाहिए, बिंदु भी चाहिए, खोलना भी आना चाहिए, बंद करना भी आना चाहिए, समीक्षा भी आनी चाहिए, चर्चा भी आनी चाहिए, आलोचना भी आनी चाहिए, समालोचना भी आनी चाहिए, विवेचना भी आनी चाहिए, प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए, विशेषता बताइए, महत्व बताइए। किसी भी एंगल से जो भी बात कर रहा है, अगर उस प्रश्न के आधार पर आपका संबोधन है तो यह प्रस्तुति है। उत्तर वो जो सरल हो, उत्तर वो जो प्रश्न को संबोधित करे, उत्तर वो जो डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो, तब जाकर के प्रस्तुति ठीक मानी जाती है। मात्र कठिन शब्दों को, अलंकारिक शब्दों को, यहां वहां के चीजों से या बहुत ज्यादा तथ्यात्मक बना देना जिसकी प्रश्न में कोई आवश्यकता नहीं है, एक प्रकार से कुबेर का खजाना तथ्यों का बना देने से तथ्यों का आप ये उत्तर नहीं होता। उत्तर जो होता है, थोड़ा मैं चर्चा किया, उत्तर होता है प्रश्न का। और प्रश्न समीक्षा है कि विवेचना है कि आलोचना है कि समालोचना है, क्या है प्रश्न, उसकी धार को समझने की आवश्यकता है। ओके, आपने प्रस्तुति प्रेजेंटेशन दिया। अब आता है थर्ड नंबर पे, क्या आपके प्रेजेंटेशन अच्छा है, खराब है, कैसा है? भाई जब आप कोई काम करते हैं तो कैसे पता चलेगा वो अच्छा? इवैल्यूएशन से। जब हमारे देश में पॉलिसी बनती है ना, तो पहले पॉलिसी डिजाइन की जाती है, फिर पॉलिसी एग्जीक्यूट की जाती है, फिर पॉलिसी इवैल्यूएट की जाती है। अभी पॉलिसी चली रही, पॉलिसी बन जाना ही पॉलिसी नहीं होता, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन और देखा जाना कि जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई वहां तक पहुंची कि नहीं, इवैल्यूएशन। नहीं पहुंची या पहुंची, दोनों कंडीशन हो सकती है। नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, और पहुंची तो कितना इफेक्टेड हुई, कितना फायदा हुआ, क्या अगली बार इस पॉलिसी को बनाए रखना चाहिए, इसमें कोई सुधार की जरूरत है, यह सब का पता चलता है। ठीक वैसे आप एजुकेट हुए, सिलेबस को पढ़ लिए, पाठ्यक्रम की समझ हो गई, प्रेजेंटेशन को सीख लिया। प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा अच्छे खासे ताकत, विटामिन, प्रोटीन, जो मिनरल्स हैं, सब कुछ जुटाने पड़ते हैं। थोड़े से टेबल चेयर के साथ नाता रखना पड़ता है, पेन के नीब से जो शब्दों की अंबार लगाने पड़ते हैं, विचार के साथ हाथ को भी तेज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर लिखने के लिए आपको वक्त कम मिलता है, प्रश्न अधिक होते हैं, या यूं कहें शब्दों का वहां पर विस्तार अधिक करना होता। ऐसे में प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो पूरे तारतम्य 3 घंटे में पूरे प्रश्नों के साथ सही रूप से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना थोड़ा
टफ ही रहता है। ये मैं अपने उस काल के अनुभव को भी बता रहा हूँ जब हम लोग कंपटीशन दे रहे थे, और 20 साल से पढ़ाते समय कई कॉम्पिटिटर के साथ जो अनुभवों को हम लोग साझा करते हैं और उनके अनुभवों से हम लोग भी समझ पाते हैं कि विद्यार्थी को कहाँ क्या तकलीफ हो रही है। अब आता है जब हम प्रस्तुति की बात करते हैं, तीसरा हमने जैसे बोला इवेल्युएशन। जब हम इवेल्युएशन की बात करेंगे, इवेल्युएशन का मतलब होता है हम मूल्यांकन करेंगे। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, मैं बोर्ड पे बहुत जल्दी लिखता हूं क्योंकि जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं। मूल्यांकन करते हैं। जब मैं आप क्या हुए, पाठ्यक्रम की मिट गया, ये समझ की बात किया। पाठ्यक्रम आप समझ लिए, फिर प्रस्तुति सीख लिए, फिर इवेल्युएशन हो गया। इवेल्युएशन में कमियां पता चलेंगी और अच्छाइयों का भी पता चलता। अच्छाइयां तो अच्छी बात है ही, कमियों को दूर करने का थोड़ा अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए। अब जब ये सब चीजें होंगी तब आपकी जो स्थिति होगी वो कॉम्पिटेटिव होगी। अब आप प्रतियोगी बन गए। क्या बन गए? प्रतियोगी। अब प्रतियोगी होकर के जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो अंक प्राप्त करेंगे। अगर सिर्फ समझ लेके जाएंगे तो अंक नहीं मिलेगा। अभी दो चीज बचा हुआ था, प्रस्तुति तो सीखा ही नहीं, आपने मूल्यांकन तो किया ही नहीं। मूल्यांकन सेल्फ भी हो सकता है, कोई होशियार है, जानकार है, टीचर है, शिक्षक है, सीनियर है, आप ही का साथी है, कोई अच्छा समझता है, उससे भी समझ सकते हो कि यार मैं जो ये कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, वगैरह वगैरह। क्योंकि सारे लोग तो कोचिंग में आते नहीं है, तो उस सब बाकी कैसे इवेल्युएशन करेंगे, तो उसका अलग अलग ढर रहा है। काम चलना चाहिए, क्या समझे? काम चलना बहुत जरूरी है, और काम इस नतीजे तक चले या इस आधार तक चले कि नतीजे में उसका बदलाव हो। सिर्फ काम चलता रहे क्या फायदा? सिर्फ काम नहीं चलना चाहिए, परिणाम भी आना चाहिए। प्रस्तुति ठीक हो गई, मूल्यांकन आ गया, अब आप कॉम्पिटिटर बन गए। आप जाएंगे तो वहां पर आपको कई इसी तरीके से तो बाकी लोग करके आए हैं ना। तो कॉम्पिटिटिव जो एस्पेक्ट है, चाहे हिंदी का पेपर हो, निबंध के साथ आता है 300 नंबर का, उसमें चाहे 3 निबंध लिखने की बात हो या पूरा हिंदी का जो पेपर का पूरा भाव है, उसमें अंक को बेहतर से उठाया जा सकता है। आपको बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश पीसीएस में 150 नंबर का हिंदी का पेपर अभी भी होता है, 150 नंबर के हिंदी में अब क्या कहना का 110, 15, 20 नंबर तक भी आ जाते, 100 से ज़्यादा भी नंबर आए हैं। और ये जब मेरिट में जुड़ते हैं तो हिंदी को आप अच्छी तरह जानते हैं, शुरू से हिंदी पढ़ते चले आए हैं, जानते हैं खामी कहाँ रह जाती है हिंदी में। ज्ञान में कमी नहीं रहती, प्रस्तुति में कमी रहती है। मूल्यांकन बेहतर से नहीं करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन बेहतर नहीं करते, तो आप कमियों को नहीं समझ पाते हैं और सिर्फ जाकर के वहाँ पर अनाप शनाप कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिसका पूरा का पूरा असर आपके मेरिट पे पड़ता है। हम इसी उत्तराखंड कमीशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर हिंदी में नंबर थोड़ा सा अच्छे पाते तो वो डिप्टी कलेक्टर होते, ऐसे कई नतीजे हैं। क्योंकि हिंदी की बिंदी भी खतरनाक होती है। देखिए हिंदी के ऊपर वैसे आधा ना से हिंदी लिखते हैं, झंडा भी आधे ना से लिखा जाता है, आजकल बिंदी लगा के पूरा कर दिया जाता है। जरा वही हिंदी के ऊपर वाली बिंदी ना लगाइए, देखिए क्या अर्थ निकलता है उसका। झंडा के ऊपर वाला बिंदी ना लगाइए, देखिए अर्थ क्या निकलता। कामा हो, विराम हो, अल्प विराम हो, अर्ध कामा हो, इन्वर्टेड कामा हो, कैसे लगा के बात को सजा दिया जाए, ये प्रस्तुति है। ये मैं सिर्फ हिंदी के लिए बोला हूँ, बाकी विषयों के लिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बाकियों में विचार को देखा जाता है, जैसे इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, या विज्ञान है, या अन्य विषय जो और भी मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ, एथिक्स वगैरह है। इन सब में आपके विचारों को देखा जाता है कि प्रश्नों पर आपकी कैसी प्रस्तुति है। तो कोशिश ये करना है, कोशिश यही करना है कि बचा हुआ जो समय है, कई प्रतियोगी दिए होंगे एग्ज़ाम, उनको लग रहा होगा मेरा प्रीलिम्स में होगा या नहीं होगा, दोनों एक डिलेमा की स्थिति होगी। लेकिन कई लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मेरा होगा। मैं 16 अप्रैल से एक नया बैच शुरू कर रहा हूं, जिसके ड्यूरेशन सिर्फ 3.5 महीना है, जो 5 अगस्त तक चलेगा। और इन 3.5 महीने के दरमियान में हमें आपको समझ भी विकसित करनी है, सिलेबस की प्रस्तुति भी सिखानी है, मूल्यांकन भी करना है और कॉम्पिटिटिव भी बनाना है। हम तो अपना काम कर लेंगे क्योंकि 20 साल के तजुर्बे में ये घटाव बढ़ाव मुझे आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 3.5 महीना आपको कैसे 7 महीना में बदल पाएँ, उसी 24 घंटे में कैसे आप घंटों की संख्या बढ़ा पाएँ,
पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसको कैसे और डेवलप कर पाएं। मैं यहाँ से एक उदाहरण से बात को बंद करता हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर यूनिट के भीतर, यानी 1 घंटे में अगर आप 10 यूनिट उत्पादन देते हैं तो उसको ये यकीन है कि आप चाहें तो अब 15 यूनिट के लिए आप 1.5 घंटे मत लीजिए, आप बल्कि उसी 1 घंटे में 15 यूनिट कैसे करेंगे, उसी 1 घंटे में आगे 20 यूनिट करें कैसे करें। पहले टाइम का दोहन कीजिए, टाइम को निचोड़िए। कभी गन्ने के मशीन के सामने खड़े होकर के गन्ने का रस निकालते हुए देखे हैं ना, वो लास्ट तक गन्ना को मशीन में डालता रहता, लास्ट तक, जब तक उसमें से 2-4 बूंद रस निकलने की संभावना होती गन्ना उसमें डालता रहता। ठीक उसी तर्ज पर आप 1 घंटे में आधे घंटे की पढ़ाई निकली, 45 मिनट की पढ़ाई निकालो, 50 मिनट की पढ़ाई निकालो, 55 मिनट की निकालो, उसके बाद निकलेगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। हालांकि मैं ज्यादा बोल दिया, 45 मिनट के बाद नहीं निकलेगा, लेकिन आप 1 घंटे में अगर आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर और आधा घंटा पढ़ने के लिए 2 घंटे इंगेज करते हैं, तो आप टाइम तो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी कमजोर है। तो आपको टाइम के भीतर, यानी कम समय में ज्यादा टाइम को निकालने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस रोजाना काम करने से होगा। इसलिए मैं बोला कि मैं 3.5 महीने में पाठ्यक्रम पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं 2.5 घंटे की क्लास में आपको वही टाइम के 1 घंटे में अगर मैं 55 मिनट पढ़ाऊंगा तो 2.5 घंटे में आप समझ लीजिए 10-12 में 15 मिनट हटा दीजिए, बाकी पढ़ाई है। लेकिन क्या आप 1 घंटे के अंदर 55 मिनट पढ़ेंगे? हो सकता है आप आधा घंटा पढ़ें, कई लोग 15 मिनट पढ़ें, कई पढ़े ही ना। हाँ, क्लास में फिजिकल अपीयरेंस हो, मन कहीं और हो, चेतना कहीं और हो, चिंतन कहीं और हो, दर्शन कहीं और हो, विचार कहीं और हो, फेंका फेंकी का खेल हो। हम तो क्लास में खड़े होकर सामने सबको देते। आज मैं प्रोफेसर 20 साल से पढ़ा रहा हूं, और क्या हो सकता हूं। और प्रोफेसर का मतलब होता है जानते हैं क्या? सिर्फ लेक्चर देना। और रीडर का मतलब फेस रीडिंग तक ही नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है वो पहले से जान लेना। और हम उस मोड़ पर आपको छोड़ेंगे जहां पर आप उस मोड़ को से हम वाकिफ हैं लेकिन आप वाकिफ नहीं हैं। यानी कि हम आपको मोड़ पर कहीं इधर उधर, कहीं बहकने, ठहरने, परेशान होने की जगह नहीं छोड़ते। लेकिन बावजूद इसके आप अगर उसे घंटे के भीतर की प्रोडक्टिविटी को मजबूत नहीं करेंगे तो खेल अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी को लगता है कि हमें थोड़ी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और ये परीक्षा उनके लिए एक संवेदनशील विषय है, तो जुड़ सकते हैं और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि क्रूशियल स्टेज में मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। जर्मनी में कहावत है, अगर मदद की ज़रूरत है तो हेल्प जोर से करना चाहिए, हेल्प में जोर से चिल्लाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थी और टीचर का स्नेह होता है, उसके बीच में शिक्षा और समझ होती है, साथ साथ प्रस्तुति और मूल्यांकन होता है और एक बेहतरीन कंपटीशन की धारा बहती है। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि बात मैं कुछ मिनटों में समझाने का प्रयास किया। ऐसे वीडियो मैं ला रहा हूँ ताकि आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकूँ और 16 अप्रैल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में दिख सकें। ये प्रोफेशन भी है, ये मेरी योजना भी है और यही मेरा नियोजन है और यही मेरा काम है जो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो गुरेज किस बात का, मैं फिर से बोल दिया कि आइए 16 अप्रैल को कक्षा में और जुड़ते हैं उस मुहिम से जो 20 अगस्त को मुख्य परीक्षा उत्तराखंड पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाला है। कमी न रह जाए, चूक न हो जाए, कोई कसर न रह जाए, इसके लिए निवेश समय और अनुशासन का कर दीजिए। थैंक यू।